का पता चल जाए। हम्म। अगर मैंने तो एस्ट्रोलॉजी उसका हम। क्या निकाला सर, एस्ट्रोलॉजी में ना जो स्टोन्स रिलेटेड रेमेडी है, मैं भी हाँ। उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो बट वो रियली वर्क करता है क्या सर स्टोन बिकॉज वो स्टोन का एफिकेसी है क्या उसमें पूछ बिकॉज बहुत जन बोलते हैं कि स्टोन को क्यों पहनते हो नहीं पहनो सबको जरूरी नहीं है। आई डोंट नो द एफिकेसी ऑफ स्टोन्स बट बहुत जन को तो काम करता है बिकॉज मेरा दोस्त पहना हुआ है, नीलम मूलम पहना हुआ है, उसको तो काफी अच्छा है। नीलम पहना कोई डायमंड पहना हुआ है। मतलब बेसिकली सर मैंने तो ये देखा कि हमारे यहाँ स्टोन्स का महत्व जो है वो वैसा ही है जैसे शरीर में नव धातु का। तो जब आपको आत्म धातु बढ़ानी होती है तो उसके लिए स्टोन जो है वो सूर्य का स्टोन माणिक कहा गया। हाँ मानिक ओके मानिक। तो ऐसे करके मतलब वो हर एक स्टोन का उन्होंने वो एक अलग से वो दे रखा है। बहुत सारे लोग स्टोन पहनने के बाद एकदम से उनको बहुत प्रोस्पेरिटी और वो सब आती है तो। हाँ मेरा दोस्त को मैं बोला मैं नॉर्मली वो नीला पहनते नहीं है। नीला स्टोन बहुत जन पहनते नहीं है बोलते हैं कि उसको टेस्ट करके पहनना पड़ता है ये करना पड़ता है बिकॉज नीलम पहनने से क्या होता है कि बहुत जन का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। मतलब नीलम बेसिकली तो सैटर्न का रेमेडी देता है। तो हाँ। अब जो लोग सैटर्न को खराब मानते हैं उनको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम भी आती है। हम्म। बट मैं जो जिस पॉइंट पर देख रहा हूँ, मैं बेसिकली स्टडी कर रहा हूँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अच्छा सेमी प्रेशियस और स्टोन अच्छा। सेमी प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर लेजर एनग्रेविंग जो है यंत्रों का वो करने का। क्यों? हाँ अच्छा अच्छा। तो मेरा जो एस्पेक्ट है वो पर्टिकुलरली जैसे कोई पेशेंट आईसीयू में है, हम्म। का हीलिंग के तौर पे क्या करे, तो वो सेमी प्रेशस स्टोन जो है उसके हम्म। ऊपर यंत्र बनाकर और वो हम्म। जो है उसके बॉडी को टच करते हुए रख दिया, हम्म। तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अब उसको बार बार हीलिंग मिल सकती है नहीं मिल सकती है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, हाँ। तो उन सब से वो प्रोटेक्शन होती है। जी। तो मैं इस हिसाब से उसको स्टडी कर रहा था कि ये वाला पार्ट अगर हम एक दफे उसको सक्सेस, क्योंकि यंत्र तो मैं देख रहा हूँ कि यंत्र वाला पार्ट तो हमारा प्रॉपर है, उसकी हम्म। एनर्जी भी अच्छी आ रही है। अब वही यंत्र अगर हम एक पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर डालते हैं तो हम्म। वो स्टोन जो है वो कितना रेमेडी जनरेट करता है। ट्राई कर सकते हैं डॉक्टर साहब उसमें तो बुरा ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं अभी जो है वो, और एस्ट्रोलॉजी पे तो हम करेंगे ही। मतलब मेरे पास भी एक वो मैंने लिंक शेयर करा था ना, उसमें देर आर अराउंड 200 बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। हम्म। तो वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वो सारा कुछ है। अभी मैं वास्तु का और एक उस तरीके का मंगा रहा हूँ। तो हम्म। मैं बेसिकली यही स्टडी कर रहा हूँ कि ये सब जगह जो है वो क्या चीज कितना इफेक्टिवली काम करने वाला है। बिकॉज हम्म। आपको कंटेंट को तो वो देखना ही पड़ेगा। हम्म। तो कंटेंट कहाँ पर कितना इफेक्टिव है, उस हम्म। वाले पार्ट के हिसाब से हम सबको काम करना ही पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है सर कि ये हर एक कास्ट का व्यक्ति काम कर रहा है। हम्म। जो पहले किसी टाइम पर ब्राह्मण डोमेन्स कही जाती थी, तो हम्म। उसमें जो है वो हर कास्ट का व्यक्ति काम कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत अजीब सी मिलती हैं। हम्म। और जो मतलब टिपिकली जब से ओशो मार्केट में आया तब से तो लैंग्वेज का जो बेस था ना वो भी बहुत डिस्टॉर्ट हो गया। हम्म। तो मैं यही सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे यहाँ जो जो एस्पेक्ट्स दे रखे हैं वो एस्पेक्ट्स फिनोमिनली डिफरेंट है प्रैक्टिकल यूसेज के तौर पे। हम्म। क्योंकि हमारा कोई स्ट्रॉन्ग स्कैनिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज जो है वो हम सबको इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि जिसको हम ये सोचते हैं कि इसको रेमेडी पता होगी, वो हम्म। रेमेडी वाली डोमेन का बंदा ही नहीं था। हम्म। अब आप स्कैन करके ये टेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मेरे को अगर कहीं किसी मीटिंग के लिए जाना है, हम्म। मीटिंग में अगर मैं जा रहा हूँ तो वहां पर मैं सबसे पहले उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र चेक करता हूँ। हम्म। और वो मूलाधार तो चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र चेक करता हूँ। तो जब ये दो चक्र चेक करता हूँ तो इससे मुझे मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है।
हम्म। सबसे पहला पार्ट तो मुझे मतलब जो मिलता है वो ये मिलता है कि मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा तो इससे काम की बात होगी भी या नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। पॉजिटिव आउटकम। तो पता चलता है कुछ लोगों के साथ में केवल वो बहस वाला एस्पेक्ट होता है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव है, टाइम का वेस्टेज है। हम्म। और ये मैंने खास तौर पे देखा कि जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे किसी भी चीज का, मतलब हम्म। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी वहीं पर होती है। जो व्यक्ति हाँ। पेमेंट कर रहा है वहां पर ये वाली प्रॉब्लम बहुत कम होती है। हमने एक दफे हम एक वहां पर बैठे हुए थे, एक एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट थे, उनके क्लिनिक में बैठे हुए थे, तो वहां पे हम्म। 8-10 पेशेंट थे जो अपनी हॉरोस्कोप और उससे रिलेटेड बात कर रहे थे। हम्म। तो वो वहां पर उन्होंने एक दान पात्र रख रखा था, और वो दान पात्र के हिसाब से जिसको जो भी डालना है वो वहां पर वो पैसे उतने डाल देता था। तो मैंने कहा जी आपने ये दान पात्र क्यों रख रखा है, आप फिक्स कॉस्ट चार्ज क्यों नहीं करते। बोले अगर मैं फिक्स कॉस्ट रखूंगा तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा जो आ रहे हैं वो भी वैल्यू कहाँ कर रहे हैं। तब फिर हमारा डिस्कशन हुआ पर्टेनिंग टू चक्र। तो मैंने बोला कि जो मूलाधार चक्र जो है, हम उसको कौन कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंस है, लीडरशिप है, एम्बाइबिंग नॉलेज है, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो हम्म। पैरामीटर्स अपने आप में ये बताने के लिए सफिशिएंट हैं कि हाउ मूलाधार चक्र इंपॉर्टेंस इज कनेक्टेड विद ऑल द एस्पेक्ट। और जब कोई व्यक्ति उस लर्निंग और उस मैकेनिज्म को समझ रहा है, एंड मूलाधार चक्र फियर से भी कनेक्ट होता है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनर्जी से भी कनेक्ट होता है। अब इससे हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति के पास में पैसा प्रॉपर है। तो हम्म। दूसरी चीज ये कि अगर मुझे उसे कुछ बेचना है, मैं उसको बेचूंगा तो मैं क्या उससे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। हम्म। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म थे, जो एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन प्रॉपरली पहुंची नहीं वहां तक जहां पहुंचना चाहिए था उसको। हम्म। फिर जो दूसरा सेट ऑफ चैलेंज था वो ये था कि जैसे ये जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट हैं ये सब फेंग शुई बेच रहे हैं। तो मैंने हाँ। अभी एक वास्तु एक्सपर्ट हैं जो 12 साल से वास्तु कर रहे हैं, तो मैंने उनका कोर्स एनरोल करा। हाँ, आपने बोला चलो, था 900 रुपया में। 99 99। 99 रुपीज में। हाँ, 99 रुपीज का 3 दिन का वर्कशॉप, 2 घंटे रोज का, और उसके बाद जो 2 महीने का प्रोग्राम है जिसमें रिकॉर्डिंग ही सुन आपको एक्सेस मिलेगी, उनकी हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग। हम्म। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो एक्सेस थी वो थी 15,000 16,000 रुपए की। अरे बाप रे। तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोई किसी को सुनाने के पैसे लेता है क्या, मतलब खैर, मतलब द पॉइंट इज कि आजकल उन्होंने सब चीज जितने भी कमर्शियल, पॉइंट्स आजकल बोले। प्रॉब्लम प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, एवरीथिंग हैज गॉट कमर्शियलाइज्ड। क्या है कि वो क्या करते हैं, पहले वो इंटाइस करते हैं 99 रुपीज से, उसके बाद बोलते हैं आपको कोर्स मटेरियल लेना पड़ेगा टू डू फर्दर। वो मैंने एक बार, मैंने एक जैसे मैंने वो नंबरिंग का किया था, वॉज वेरी चीप। $10 कुछ था, सिंगापुर में मैंने किया था। तो पहले तो $10, अच्छा बाद में बोला आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा इसको इसको आगे सीखने के लिए। मैं बोला अगला कितना है, तो वो बोला $99। मैं बोला हम्म। अरे रात चूतिया बना रहा बैठ के। फिर मैंने एक मेरा एक दोस्त गया था चाइनीज, तो उसको मैं बोला तू मेरे को मटेरियल दे दे, मैं समझ लेगा। बेसिकली तो सर देखिए, जो जैसे अगर आप न्यूमरोलॉजी का बात कर रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी में तो जीरो उसने वन। उसमें उसमें फंडामेंटली लिखा था कि पीपल नंबर वन आर लोनर, नंबर टू आर टॉकेटिव पीपल, नंबर थ्री आर aggressive people, number four are most intelligent people, five is a joker in the pack, either they are very good or they are very bad, and number six people are basically uh, very rich people, number seven are basically lots of friends, number eight are most stressed people, number nine जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। ये नंबर का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या करते हैं, वो ग्रिड बनाते हैं जिसमें मदर साइड फादर साइड एक ट्रायंगल जैसे बनाते हैं। राइट लोशो साइड, लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड नहीं है, वो ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा। ट्रायंगल में इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल में एक मदर साइड हो गया, एक फादर साइड हो गया, तो वो ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। तो
जैसे 1 2 1 5 आ गया तो पता 1 5 है तो देयर विल बी अ टेम्पररी और परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा। वो कॉम्बिनेशन है जैसे। एंड 5 बीइंग द सेंटर नंबर, जो भी उसके आगे या पीछे नंबर रहेगा दैट नंबर विल आल्सो बिकम 5। जैसे 1 5 होगा तो 1 विल आल्सो बिकम 5। ओके। तो वैसे वो कुछ कॉम्बिनेशन है उसका। तो उसमें से वो देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं एंड उसमें से वो सब देखते हैं एक्चुअली, आपका लाइफ कैसा रहेगा कि क्या रहेगा, ये सब देखते हैं। अब सर देखिए, मैंने जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा था तो बेसिकली तो जैसे आपने बताया वो अप्रोक्सीमेटली वो वैसे ही था, बट जब मैंने न्यूमरोलॉजी को जो एस्ट्रोलॉजी के साथ में ब्लेंडेड देखा तो वहां से जो परसेप्शनल पॉइंट था, जैसे कि आपने बोला कि नंबर वन इज लोनर। अब हम्म। सूर्य जो होता है वो राजा के जैसा होता है, तो जो राजा होगा वो अकेला होगा, राजा राजाओं के साथ में नहीं बैठा होगा। तो ऐसे करके ये नंबर्स के बारे में जो है ये पूरा डिटेल बना था। हम्म। सेकंड पार्ट ये था कि इसमें 13 नंबर जो था उसको बहुत खराब माना गया एज पर इंग्लिश न्यूमरोलॉजी। एक्चुअली एज पर द चाइनीज में बोलते हैं कि 4 नंबर सबसे खराब होता है, नंबर ऑफ डेथ। इसीलिए मैं ताइवान जब गया था तो मैं देखा फोर्थ फ्लोर ही नहीं है, 3 3 A 5 कर दिया उसको। लिफ्ट में भी 13 फ्लोर नहीं होता ना बहुत सारे। वो हाँ, अमेरिका में 13 फ्लोर नहीं होता, 13 के जगह में वो 12 12 A कर देंगे उसको। हाँ। तो ये जब 13 मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भाई दुर्गा सप्तशती में तो 13 ही चैप्टर है। उसके एक्चुअली बाद जो है एक्चुअली 13 गेटवेज हैं बॉडी के अंदर। मैंने एक जगह देखा किसी ने सभी अपना घर का नंबर 13, गाड़ी का नंबर बोला, बिकॉज 13 मीन्स इज एड्रेसिंग टू द गॉड, सब 13 है। हम्म। बिल्कुल। तो ये जो न्यूमरोलॉजी में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ आपका जिसको हम बोलेंगे कि वेस्टर्न सिस्टम और ईस्टर्न सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें आप सिग्नेचर करिए, तो जब आप सिग्नेचर करेंगे तो वो कहते हैं कि आप एक सीधी लाइन खींचिए नीचे और उसमें 2 डॉट लगाइए। वो ग्राफोलॉजी वो भी मैंने सीखा। है ना, तो वो जो है उसमें ये दो दो डॉट जो है बेसिकली ये राहु और केतु के लिए होते हैं। हाँ। अब कुछ लोग इसको एड्रेस करना सही समझते हैं, कुछ लोग इसको खराब समझते हैं। हम्म। तो अब ये जो चैलेंज है इसको कैसे दूर करा जाए, ये एक मेजर एस्पेक्ट ऑफ कंसर्न होता है। हम्म। अब मैं अगर बोलूं संस्कृत सिस्टम में, तो संस्कृत सिस्टम में कहीं भी डॉट लगेगा हम्म। तो विसर जाएगा। अनुस्वार जहां भी होगा वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। हम्म। तो अनुस्वार जो है वो ऑस्पिशियस है, तो मतलब डॉट लगाना जो है वो ऑस्पिशियस है। विरेज हम्म। अगर मेरा नाम में जो है मैं अगर इसको बोलूं कि भाई ये मेरा नाम में मयंक का है टर्म जैसे, हम्म। तो बहुत सारे लोग जो मयंक नहीं सॉरी, ये उसमें मैनाक कर दिया। तो ये जो आई का जो डॉट जो है वो कहते हम्म। हैं डॉट नहीं लगाना चाहिए, ना इधर ऊपर नॉर नीचे। हम्म। तो जो संस्कृत सिस्टम है और जो जो इंग्लिश सिस्टम है उसमें फिलोसफिकल डिफरेंस है। हम्म। और वो फिलोसफिकल डिफरेंस है सिर्फ इसी वजह से बिकॉज हमारा आस्तिक दर्शन है, तो जो कुछ भी आस्तिक ड्रिवन है उसकी थ्योरी फर्क होगी, नास्तिक ड्रिवन की थ्योरी फर्क होगी। हम्म। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट बोला कि जब हम चीजों को देख रहे हैं तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर पाते, और कुछ चीजों में प्रिडिक्शन सही होती है, कुछ चीजों में बिल्कुल गलत होती है। हम्म। सो दैट वे। चलिए हम अपने मेन उस पे आते हैं। शुक्ला जी आपके पास में जो है वो तंत्राज तंत्र का भाग 2 भी है नहीं है? मेरे पास तो है, दोनों है। नहीं, शुक्ला जी को पूछ रहा हूँ। शुक्ला जी को आवाज जा रही है मेरी, नहीं जा रही? म्यूटेड होंगे। भाग दो का कौन सा पेज बताया था आपने? हाँ, एक सेकेंड, उनका सिग्नल ही टूट गया। नमस्कार सर, मेरे पास दोनों हैं। सेकंड पार्ट एक जरा उठा लीजिए।
हाँ जी, ले लिया मैंने। एक सेकंड में पेज नंबर खोल रहा हूं। इसका पेज नंबर 578, 579। 579। ओके। हाँ, मतलब अगर चैप्टर का स्टार्ट देखेंगे तो ये जो है फाइव पंचविंशम सेवेंटी 577 है चैप्टर ये वाला। अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। तो अब यहाँ पर क्या है, जो पार्ट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पार्ट वन में शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं और पार्ट टू में जो बीच में जो चैप्टर्स हैं, जैसे हम्म। पार्ट वन में 16 नित्या का डिस्क्रिप्शन आया हम्म। और पार्ट टू में 16 नित्या की एप्लीकेशन आई। हम्म। ठीक है, तो कल का आप शुक्ला जी लेक्चर वो देख लीजिएगा। मतलब कल जैसे क्लास नहीं हुई थी, परसों का जो है वो मैंने परसों ही शेयर कर दिया था अपने जाने से पहले। देख लिया मैंने सर वो। उसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया था और उस ट्रायंगल के अंदर 16 नित्याओं का प्लेसमेंट था। ठीक है, ये जो 16 नित्याओं का प्लेसमेंट था, ये प्लेसमेंट ही जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में कैलेंडर यूज होता है, वो कैलेंडर उसका बेस था। अब यहां पर जो उन्होंने एक एक अल्फाबेट को प्लेस करा है और प्लेस करने के बाद एक युग विग्रह यंत्र बनाया, तो युग विग्रह यंत्र में वो 16 मात्रिकाएं ही लिखी हुई हैं। इस प्रकार से पेज नंबर 579 पार्ट टू। ठीक है। हम्म। ओके। अब ये जो प्रोसेस है जो कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है, उसको देख लेते हैं पहले। 36 × 16 कितना होता है? 36 मीन्स 360 प्लस 184, 85, 576। 576। ठीक है जी। अब ये जो 576 है, अब इसमें ये 36 और 16 आपको पता है, हर एक वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को हम 16 मात्राओं में बांटते हैं। क का हम्म। की कू कू, तो हमारे पास में जो है 25 + 10, इतने तो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। और हम्म। 16 कॉन्सोनेंट जो तौर पे जो मतलब 36 जो ये नंबर है, इसमें 35 + 1, वन में 16 मात्रिकाओं को अ आ ई ई को एक सेट मान लिया। तो ऐसे करके हमारे 36 सेट हैं जो 16 से मल्टीप्लाई होकर 576 टर्म आती है। हम्म। इस 576 टर्म को अगर मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये कितना बन गया? हम्म। 17, 28, 000। हम्म। इसको 4 से डिवाइड कर दिया हम्म। तो ये बन गया 432,000। हम्म। ये 4,32,000 जो है, ये हम्म। 4,32,000
आपका कलयुग का माप है। हम्म। ठीक है जी, तो 3000 हम्म। डिवाइडेड बाई 4 हम्म। इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 4 इज 750। 750 माप हुआ हमारा कलयुग का। द्वापर का माप हुआ 1500। हम्म। त्रेता का माप हुआ 750 का 3 गुना। 2250। और पूर्ण माप जो है वो 3000 हुआ। हम्म। इस प्रकार से हमारी चतुर्युगी बनी। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। ये जो हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है, ये हम्म। कॉम्बिनेशन बेसिस है हमारी चतुर्युगी के निर्माण का। हम्म। अब आप ये देखिए, और ये जो 17,28,000 वर्ष का जो है, ये इसका टोटल बैठता है। अगर ये हम चारों को कंबाइंड कर देते हैं तो 43,20,000 वर्ष जो है, ये हमारा संपूर्ण माप होता है पूरी चतुर्युगी का। हम्म। सतयुग 17,28,000 हम्म। लाइकवाइज। हम्म। तो जब हमने ये कैलेंडर कैलकुलेशन को देखा तो हमारे को ये अच्छा, इसी को मैं अब 43,20,000 वर्ष का एक दिन हो गया, हम्म। जिसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। हम्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आ गया। हम्म। अब इसको जो है, ये एक दिन और एक रात, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक, इसको अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र का मतलब होता है कि ब्रह्मा के 24 घंटे। जी। अब ये ब्रह्मा के जो 24 घंटे हैं, इसको 360 दिन का एक साल हो गया, और 100 वर्ष की आयु हो गई ब्रह्मा की। तो हम्म। 36,000 से मल्टीप्लाई कर, 3,60,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 43,20,000 को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कंप्लीट वैल्यू जनरेट होती है। हम्म। और ये पूरा का पूरा साउंड के ऊपर ही सिस्टम बेस्ड है, क्योंकि जो हम्म। बेसिस आया 576 का, वो इसी आधार पे था। हम्म। तो जब आप अपनी श्वास की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे वो सांस से दिल का धड़कना, दिल के धड़कने से घटीपल का निर्माण, ये कैलेंडर का बेसिस था। अब कौन उस पार्ट को होल्ड कर रहा था, कितनी देर के लिए होल्ड कर रहा था, वहां से हमारा बेसिस आया कि इसको शक्ति कौन दे रहा है। बोले जी, ये है तो ये एक्चुअली पूरी एक ही देवी, लेकिन वो देवी जो है उसने अपने आप को 16 पार्ट में बाइफरगेट कर लिया। तो वो 16 पार्ट जो है वो 16 नित्या हो गए। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। नित्य, नित्य की शक्ति जो है, मतलब जो चीज रोज है, परपीचुअल है, डेली हो रही है, उस परपीचुअल डोमेन का जो स्ट्रेंथनिंग फैक्टर है, क्योंकि उसको शक्ति कौन दे रहा है, उसको हम नित्या कहते हैं। हम्म। और ये जो आ ई ई ऐसे करके जो ये पार्ट था, ये हमारा मेन पार्ट था जहां से कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। हम्म। ठीक है, हमारी मेरी ख्याल से वो लास्ट क्लास जो चल रही थी, मैं उसके हिसाब से, हमारे यहाँ शुक्ला जी एक पार्ट जो बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले स्वर आए, स्वर से अर्ध स्वर बने, और अर्ध स्वर से जो ये हमारे क्या कहते हैं, व्यंजन बने, कॉन्सोनेंट्स। इसमें कोई डाउट है आपको? हमें। शुक्ला जी, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है।
अब मेरे को जो प्रश्न कर था मेरा, वो ये था कि स्वर जो है उसका जो स्ट्रक्चर था वो अ आ इ ई उ ऊ इस तरीके से था। अर्ध स्वर का स्ट्रक्चर था ह य व र ल, श श स, अठावले वाला ल और क्ष, और फिर क ख ग घ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये षटकोण का श है और ये क्षत्रिय वाला क्ष है, और बाकी सारे जो हैं वो स्वर, ये स्वर है 16 और ये व्यंजन है 25। ठीक है जी। हम्म। तो क्या शरीर में प्राण के बिना आप उच्चारण कर सकते हैं? नहीं संभव है। ठीक है। प्राण का जो कॉजल बॉडी है वो शिव और शक्ति का शरीर के भीतर का जागरण है। हम्म। तो जो पहले अल्फाबेट है वो श और श है। दूसरा, इसके बाद प्राण जनरेट होते हैं, तो प्राण जनरेट जनरेट होने पर मैं अंग और अह का उच्चारण करता हूं। जब शरीर में श्वास चलेगी तो अंग की आवाज, और श्वास बाहर निकलेगी तो अह की आवाज होगी। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसके बाद में मेरे स्वर आएंगे, इसके बाद में मेरे व्यंजन आएंगे। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। जो प्रक्रिया तंत्राज तंत्र के अंदर दे रखी है उसका बेस जो है वो पहले स्वर है, फिर अर्ध स्वर है, फिर व्यंजन है। पर जब मैंने पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा तो मैंने कहा बिना शिव शक्ति के कंबाइन हुए हुए मेरे शरीर के भीतर प्राण भी उत्पन्न नहीं होंगे, उच्चारण तो मैं कैसे करूंगा? अब यहां पर प्रश्न जो है वो ब्रह्मांड के निर्माण का चल रहा है। अभी मेरे आपकी कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारे आपके बीच में ये स्वर व्यंजन का पार्ट हो, बट जब हम ब्रह्मांड के तौर पे लेकर चल रहे हैं और यहां पर ये युग विग्रह यंत्र बना रहे हैं, तो इनका जो बेस है उसको समझने से पहले इस एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं वो षटकोण का ष और क्षत्रिय वाला क्ष है। फिर उसके हम्म। बाद श्वास का निर्माण है, तो अंग अह। तो मैं अगर इसको बोलूंगा भी तो मैं अंग आह को कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा शम शह, हम्म। शम शह। अब फिर उसके बाद की अगर कोई डोमेन होगी तो मैं उसको कंबाइंड करके शम और शाह बोलूंगा, जिसमें कि शिव और शक्ति के बीच में से भेद खत्म हो गया। मैं मेरी बात समझा, कहीं भी मैं नहीं अपनी बात समझा पाऊं तो तुरंत आप मेरे को रोक दीजिएगा, क्योंकि हम्म। आप उस वाली क्लास में नहीं थे जिसमें मैंने ये वाला पॉइंट बोला था। हम्म। ठीक है। तो मैंने जब श्रीम लिखने की प्रक्रिया में श और क्ष का प्रयोग करा था और इस तरीके से उसको लिखा था, उसका रीजन ही सिर्फ ये था कि मुझे पहली बार में ये पार्ट पता चला कि कोई भी इंटेलिजेंस, कोई भी शारीरिक क्रिया, उसके जन्मने से पहले शिव और शक्ति या विष्णु लक्ष्मी या जो भी हम डिवाइन डाइटी का नाम बोलें, उसका क्रिएशन होगा। और वो क्रिएशन कब होगा? जब वो दोनों साथ साथ होंगे। भाई, मम्मी पापा जब तक साथ ही नहीं होंगे तब तक प्रक्रिया बनेगी कैसे? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा? हम्म। तो जितने भी फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत और ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये मेरे हिसाब से सिर्फ हमें भटकाने के हिसाब से है। कोर जो है वो इस प्रकार से चल रही है, बिल्कुल सिंपलिस्टिक। क्यों? क्योंकि हमारा कैलेंडर भी इसी साउंड की प्रक्रिया से ही बना हुआ है। अब यहां पर इन्होंने जो है वो माँ हर एक का वो दे दिया, क्या कहते हैं इसको, पेज 578 पे। यहां पर इसने लिखा कि कौन सा ड्यूरेशन किसके हिसाब से है। हम्म। इसके बाद इसने लिखा चार युगों के चार वर्ण। हम्म।
जब आप चार युगों के चार वर्ण देख रहे हैं तो वो कौन से हैं? हम्म पहला वर्ण लिखा इसने अह, दूसरा वर्ण लिखा उ, तीसरा ई, चौथा अ। अभी मैंने क्या बोला था? एक है अंग, अह, हम्म ये श्वास का प्रतीक है। दूसरा है क्ष और क्ष, ये शिव शक्ति के साथ होने का पार्ट है। सबसे हम्म पहले ये दो लिखे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हम्म और ई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म तो हमारा जो चार युगों के चार वर्ण जो हैं वो बैठेंगे श, क्ष, अंग, अह। अब इसको लिखने का तरीका कैसे बैठेगा? शंग, शंग, शह, शह। ये इसके लिखने का तरीका होगा। हम्म ठीक है। हमारे जो चार युगों के चार वर्ण जो हैं वो ये वाले होंगे। अब रमेश सर इसको स्कैन कर लीजिए कि हमारे चार युगों के चार वर्ण ये है या नहीं है। ओके। शम शम शह शह। ओके। Right. जी। है। अब ये तो हो गया कि हमने एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के तौर पे चेक करा। अब जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अ, आ, उ और ई, क्या ये चार युग के चार वर्ण हैं? इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। यस और नो दोनों जगह पता होना चाहिए हमारे को। तो ये भी है। तो मॉडल जो है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जब हम फर्क नोटिस करेंगे तो फर्क नोटिस करने में क्या चीज आती है? जब हमारे नाम बनते हैं और उन नाम के अंदर श, श आता है और हम्म वो नाम हमारे काल के साथ में जुड़कर, जो भी टाइम है उस डोमेन के साथ में जुड़ के, दिन, वार जिसे कहते हैं, माह, संवत, इन सबके साथ जुड़ने पर जब एक बीज मंत्र के तौर पे बनता है हम्म तो वो दिन, अगर दिन पर आ रहा है तो दिन, मास पर आ रहा है मास, संवत पे आ रहा है संवत, वो हमारे लिए ऑस्पिशियस होगा। हम्म और जब वो बीज मंत्र नहीं बनता तो नॉन ऑस्पिशियस होगा। हम्म ऑस्पिशियस पे हमारे को ज्ञान और धन दोनों मिलता है। हम्म नॉन ऑस्पिशियस पे हमारे को ज्ञान मिलता है, धन नहीं मिलता। हम्म तो जब हम प्रक्रियाओं को देखना शुरू करते हैं और ये ही प्रक्रिया के कारण हमारा जन्म जिस नक्षत्र और चरण में होता है उस नक्षत्र चरण से एक अक्षर का कनेक्शन होता है। हम्म तो मान लीजिए मैं अकेला था, मेरा एक नाम का अक्षर था। उसके बाद मेरे को शुक्ला जी मिले, शुक्ला जी के एक नाम का अक्षर था। उसके बाद रमेश जी मिले, रमेश जी के नाम का एक अक्षर था। ऐसे करके जब वो तीनों अक्षर जुड़े तो और वो मीनिंगफुली कनेक्ट होने शुरू हो गए, तो कनेक्शन होने का कारण सिर्फ उससे बनने वाला तीन अक्षर का नाम था। हम्म ये मूल सिद्धांत था जो कि हमारे हाथ से छूट गया। मतलब अगर आप किसी ज्योतिषी से भी पूछेंगे, चाहे जितना बड़ा बड़जी तोपची हो वो अपने सब्जेक्ट का, वो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकता कि ये नक्षत्रों के चरणों के आधार पर
नाम कहाँ से आए। हम्म। और सभी को पता है, किसी से भी पूछेंगे, अच्छा ये अश्विनी नक्षत्र में प्रथम चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम जो है वो चू से रखा जाएगा। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ एक और रिचुअल परफॉर्म होता है कि जन्म पत्री में जो नाम रखा जाता है वो कभी भी उच्चारण नहीं करा जाता। हम्म। उच्चारण इसलिए नहीं करा जाता बिकॉज ये ऑल्टर्ड टेक्स्ट है। हम्म। ओरिजिनल अगर टेक्स्ट होता तो उसमें उच्चारण के तौर पर भी होता। जी। मैं मेरी बात समझा पाया कि जी। तंत्राज तंत्र में हम जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, नित्या नित्या के मंत्र और ये सारी की सारी चीज, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन ब्रह्मांड का कैलेंडर बनाना था। हम्म। कब कब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कब कब उनकी मृत्यु हुई, उस काल को डिफाइन करने, मतलब हम बेसिकली 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं। हम्म। हमारी लाइफ तो 100 साल में खत्म हो जाती है, तो इतना जानने की क्या जरूरत है। हम्म। बट अगर प्रक्रियाओं को देख रहे हैं तो इस ब्रह्मांड की रचना के परे एक ईश्वरीय ज्ञान था जो कि पूरे ब्रह्मांड पे अपने नियम लागू करता था। हम्म। और जब उस प्रक्रिया को जागृत करके, उन शक्तियों को जागृत करके हम हम्म। अपने जो क्या कहते हैं आयुध, जिनसे युद्ध लड़ा जाता है, उनके हम्म। अंदर उस शक्ति को डाल दे देते हैं, तो अगर पृथ्वी पर कोई धूमकेतु उसको नुकसान पहुंचाने आ रहा है तो वो हम्म। उस नुकसान को पलट सकता है, उस धूमकेतु को एक तीर मारकर हवा में ही नष्ट कर सकता है। हम्म। क्योंकि वो शक्ति तीर की या उस व्यक्ति की व्यक्तिगत मसल्स की नहीं है, वो उस मंत्र की शक्ति है जिसके थ्रू वो शक्ति जागृत हुई। हम्म। मैं मेरा पार्ट समझा पाया। हम्म। तो हमारा एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर था और वो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर हमसे छूट गया, ये कहकर कि ये तंत्र मंत्र तो खराब होता है, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। पर ये खराब नहीं था, ये वास्तविक ज्ञान था। किसी ने इसमें खराब एलिमेंट डालकर, जैसे कि आप एक दूध के बर्तन में जो है 2 चुटकी, 1 चुटकी नील डाल दीजिए हम्म। तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता। उस 1 चुटकी नील को आप जैसे ही अलग हटा देते हैं पूरा दूध पीने लायक है। तंत्र उस दूध की तरीके से है। मैं मेरी बात समझा पाया। हम्म। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट जो इसमें आता है वो है, जब हम इसमें दिनाक्षर का वो डालते हैं तो यहां पर इसमें दिनाक्षर के उसमें लिखा हुआ है, ये जो ऑर्डर है इसमें उसमें आम रीम। ये ऐसे ले लीजिए ना, हम्म। अ आ इ ई उ ऊ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ अंग।
हम्म। फिर अ आ इ ई उ ऊ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ अह। हम्म। ये 15 दिन, ये 15 दिन, ये पूरा मास बन गया। हम्म। तो मेरा एक दिन का, जिसको हम वार कहते हैं, उसका एक वर्ण हो गया। हम्म। उसके बेसिस पे मास के वर्ण बन गए। ठीक है। अब हम्म। जब हम प्रिडिक्शन करने के तौर पर आते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है जो यहां पर लिखी हुई है, उसका एक्चुअल ऑर्डर था लिरी, अ, ई, री, उ। हम्म। लिरी, अ, ई, री, हम्म। उ, ए, आई, ओ, औ, औ। हम्म। जब दूसरा चलेगा तो फिर वो अह के आधार पर होगा। हम्म। तो हमारे यहाँ अगर मैंने संस्कृत के अल्फाबेट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरा प्रिडिक्शन सिस्टम भी चेंज हो गया। हम्म। तो प्रिडिक्शन सिस्टम जो है जब एक्यूरेट नहीं रहता, उसका रीजन सिर्फ ये था कि मैं ये मिस कर गया कि ये सारी चीजें एक ऑर्डर में जुड़ रही थी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। कोई व्यक्ति टेक्स्ट को जितनी बार भी पढ़ेगा, वो उतनी बार मेन पॉइंट को टच ही नहीं कर पाएगा। आपको टेक्स्ट के सिस्टम को ही ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक संस्कृत में जाकर पता चला कि हम्म। एक्चुअल ब्रेक जो था पूरे सिस्टम में वो कैसे था। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं रमेश सर कि आपने 7-8 बार ये किताब पढ़ी है, पढ़ने के तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं संस्कृत नहीं। का जो हम। पार्ट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन ये जो कोडेड प्रोसेस में ऑर्डर ही किसी ने चेंज कर दिया, हम्म। उसको आप कैसे ब्रेक करते? वो तो हर बार समझ में ही नहीं आता एक्चुअली, बार बार जब उसको पढ़ते हैं तो हर बार डिफरेंट कॉनोटेशंस निकल के आते हैं इसका। डिफरेंट वो निकल कर आते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट हो रहा था ये पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि किसी ने इतनी स्ट्रेटेजिकली दिमाग लगाया। हम्म। हम तो सिर्फ, हमें तो क्या बोला गया, देखो अ आ इ ई उ करने से जो है तुम्हारे को आवाज की वो पता चल जाती है, मॉड्यूलेशन। हम्म। पर ये चीज एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के ऑर्डर को भी बता रही थी, ये कौन बताएगा? जी। बताने वाले को खुद ही नहीं पता। हम्म। क्योंकि संस्कृत वाले ने तंत्र पढ़ाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है, और पढ़ाओ तो उसको समझ में आया हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मैं भी क्यों संस्कृत मतलब तंत्र पढ़ता? तंत्र पढ़ने पर मेरा सिर्फ इतना था, मेरे गुरुजी ने मुझे जो है वो बचपन से यही बोला था कि बेटा तंत्र खराब नहीं होता, उसके हम्म। साथ में जो चीजें जोड़ी गई हैं वो खराब है। और वो जुड़ी कहां से थी? जैन और बौद्ध से। तो कोई मेरे पूरे सिस्टम में जब चेंज ला रहा था, और बार बार एक ही चीज बोली जाती थी, भला तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? तो मैंने पहली बार श्रीम जो है इसलिए उसकी प्रक्रिया पर ही डाल दिया कि अगर कभी भी कोई नया व्यक्ति मुझसे श्रीम पढ़ेगा तो उसको श्रीम का भी लॉजिक पता होगा कि ये श्रीम बना क्यों है। हम्म। तो मैंने ये एकदम से ना ऑर्डर को ब्रेक इसलिए करा बिकॉज वो नित्या और नाथ और उन सब का क्या रोल प्ले है, हम वो क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ हम्म। इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें साइंटिफिक कैलेंडर बनाना था अपना। और ये हम्म। साइंटिफिक कैलेंडर जो है हमारे हर चीज का बेस है। हर जगह, मतलब जब भी आप मेरे को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो अपनी आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा है। हम्म। ये आत्मा ईश्वर से प्रेरित होकर बोल रही है। भाई मेरे अंदर की जो भी आत्मा कोई भी चीज बोलेगी कुछ भी करेगी, उसकी प्रेरणा तो उस परमात्मा से ही आएगी ना, अगर वो आत्मा की डोमेन को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं।
करेक्ट। नित्या बिल्कुल उस आत्मा के जैसी है। और ये 16 नित्याएं और बाकी सारे जितनी भी फॉर्म है और नवनाथ जो है, उसका सम्मिलित स्वरूप को हम ललिता कहते हैं, हम्म। जो अखिल ब्रह्मांड को एक चेंज दे रही है और उस चेंज को नोट कर रही है और उस नोट की प्रेरणा दे रही है, और उस प्रेरणा का मूल वो खुद ही है। ये इस प्रक्रिया को पढ़ने का मूल है। अब आप इसे दोबारा स्कैन करके देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं वो कितना परसेंट वैलिड है, और ललिता वैलिड। से ही कनेक्ट होने का कोशिश करिए। मैं करेक्ट कर रहा हूँ। काफी हद तक वैलिड है डॉक्टर साहब। सर, जब आप इस प्रकार से गॉडेस ऑफ चेंज को ललिता मानना शुरू करेंगे ना, अंदर तक हर चीज चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है। मैं था तो एक स्पर्म के जैसा, आज मैं जीता जागता शरीर हो गया, कल को मैं शरीर को उत्पन्न कर रहा हूं। ये जितनी भी प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रियाएं जो हैं, उसका सम्मिलित स्वरूप जो है वो ललिता है। हम्म। इसलिए मेरे को हमेशा ऑब्जेक्शन होता है कि जब कभी हम ईश्वर को देखते हैं, अब उसको आप अननोन डिवाइन कहें या फिर आप उसको नाम के तौर पे बोलें। नाम लेना इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा कौन है। मैं हम्म। कोई अनाथ नहीं हूं कि मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम तक नहीं पता। तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जीवन भर एक एक चीज पे रिसर्च करके ऐसी प्रक्रिया जागृत करी कि जिस प्रक्रिया पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे माता पिता ये हैं और ये अखिल ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। इसके एक एक अंश को उन्होंने नाप रखा है। नापने की ये प्रक्रिया है। जब इस आधार पर आप मंत्र निर्माण को समझेंगे, तब आपको वो फर्क पता चल जाएगा कि हाँ, कैसे कोई चीज के अंदर वेरिएशन हो रही है। हम्म। क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि माँ, मैं आपको जानना चाहता हूं, तो मैं आपको कैसे जानूं? अगर कोई भी कड़ी टूटी हुई है तो वो इस ऑर्डर को चेंज करते ही वो कड़ी वापस जुड़ जाती है। जैसी हम्म। जुड़ती है, सारी देवियां एकदम से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। हम्म। ये तो मेरे मानने की बात है ना, कि मैं उसको एम रीम क्लीम बोलूं या लक्ष्मी तमश्री तमशी बोलूं। हम्म। प्रक्रिया में घुसने की बात है। नाम तो कैसे भी, अब कोई माँ को माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई मॉम बोलता है, उसकी भावना में तो कोई फर्क नहीं होता ना। हम्म। भावना तो माँ की होती है। हम्म। अब मैं मेरे यहाँ माँ बोलता हूँ, मराठी वाले लोग जो है वो आई बोलते हैं, साउथ वाले लोग अम्मा बोलते हैं। हम्म। तो मैं अगर रूट कॉज देखूंगा तो ये अम्मा टर्म आई कहाँ से? अम्बा, अम्बा जो टर्म है, अम्बा टर्म का अपभ्रंश जो है वो अम्मा है। हम्म। इसलिए उनके यहाँ के लोग जो हैं वो अम्मा बोलते हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ ये जो कल्चरल डिफरेंस था और डिफरेंस ऑफ रूलरशिप था, उसकी वजह से हमारी मूल भाषा की प्रक्रियाओं पे इम्पैक्ट आ गया। हम्म। इसलिए जब हम इस प्रोसेस को बार बार इसकी रेलेवेंस को चेक करेंगे, तब हमें इसका साइंटिफिक स्वरूप पता चलेगा। हम्म। और जब इस कैलेंडर को और इसकी एप्लीकेशन को आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्राइव कर देंगे, उसको एक एक चीज को फिक्स कर देंगे, और फिर जब प्रिडिक्टिव टूल होगा, तो जो प्रिडिक्शंस और प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो प्रेजेंट सिस्टम से है। हम्म। इसलिए मैंने ये एआई हीलर्स वाला जो पार्ट था उसको शुरू करने के लिए सोचा। हम्म। क्योंकि मैं मेरे देश में रहकर भी मैं मेरे देश का कोई कीबोर्ड नहीं बना पा रहा हूं, कोई ऐसा एस्पेक्ट ऑफ जिसको कि मैं बोलूं कि हाँ, मैंने ये काम करा जो मेरे देश मेरी भाषा को मजबूत करता हो, ऐसा कोई काम नहीं करा। हम्म। और तो और 75 साल हो गए मेरे को आजाद हुए हुए। अगर ये कंप्यूटर की पीडीएफ बननी शुरू हुई थी, किताबें बननी शुरू हुई थी, तो क्या मैंने एक एक चीज को डिजिटली टाइप करके रेडी करके रखा कि मैं उसमें वैसी एडिटिंग कर सकूं जैसी गूगल के ऊपर होती है? तो मैं अगर ऐसे ही करता रहूं बार बार, ये किताब यहां से देखो, ये किताब वहां से देखो, उसकी बजाय को पायलट आइडेंटिफाई करा, मुझे ये चीज जाननी है, तो को पायलट की समरी ही आपके सामने आ गई।
हम्म। आपको और आपके बाद की जनरेशन को कितना कम टाइम लगेगा पूरे प्रोसेस को देखने में। और हम्म। ये प्रक्रिया मैं एक दफे चालू कर दूं, 500 किताबें हमारी कवर अप हो गई, तो हम हम्म। कितनी ऑथेंटिक बात कर सकते हैं कि ये चीज इस किताब में इस जगह आई है। आज तो बोल ही नहीं सकते। हम्म। मैं मेरा उद्देश्य समझा पा रहा हूँ कि मतलब मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प लिए आज मैं इस काम को नहीं कर पाऊँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के चक्कर में मेरे देश के बच्चे जो है या दुनिया के बच्चे जो है वो अपनी कल्चरल हेरिटेज छूट गई उनकी, और वो फर्दर छूट जाएगी। मतलब इन लोगों का पूरा मैकेनिज्म इस तरीके का है। क्योंकि मैं मतलब वो मेरे घर में वो हुआ था, भागवत सप्ताह हुआ था 2008-9 में। हम्म। तो उस टाइम पर डैडी किसी से बात कर रहे होंगे, तो मेरी बेटी जो है वो पास में आई आरती के, और वो बोली, मम्मी आपको पता है दादू किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हम्म। अब वो अपने दादा को देसी समझती थी, जबकि वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो लॉ करते हैं, आप बता रहे थे। हाँ, लॉ प्रोफेसर। तो मैंने एकदम से मेरे को आरती को स्ट्राइक करा कि हमने अपने बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश की ज्यादा महिमा मंडन कर दिया, हम्म। जिसकी वजह से वो इस बात से ही शॉक्ड हैं कि उनके दादा जो हर समय हिंदी बोलते हैं वो किसी से इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश का महिमा मंडन कर दिया ना। हम्म। मैंने उस दिन डिसाइड करा कि मैं इस पूरे सिस्टम को राइट फ्रॉम स्क्रैच निकाल कर ही रहूंगा। हम्म। कल को मेरे बच्चे जो हैं वो डिसरिस्पेक्ट ना करें हम्म। कि अमेरिका जाना जो है वो उनके लिए श्रेष्ठ है और भारत में रहना जो है वो उनके लिए एक पनिशमेंट है। ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाओ काम करो, काम करने के लिए तो कोई भी कहीं भी जाता है। अब बिहारी लेबर पूरी दुनिया में जाती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिहार की अहमियत नहीं मानते। पर हम धीरे धीरे ऐसा करते जा रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे घर वापस आना ही नहीं चाहते। और वो घर वापस तभी आ सकते हैं जब उनको उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज के अंदर वो चीजें दिखनी शुरू हो जो पूरे सिस्टम में कहीं भी नहीं है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मेरा वाला जो मॉडल जो है ये पूरे क्वांटम सिस्टम को ही ऑल्टर कर देगा आने वाले टाइम में। तो ये पार्ट रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है। ये पार्ट इसलिए रेलिवेंट नहीं है कि मैं कोई तंत्र मंत्र करने के हिसाब किताब से आपको कोई ऐसी जादुई ताकत दे दूंगा जिसको आम फट करते ही आप पूरे सिस्टम को फूंक मार के उड़ा देंगे। पर लोगों की अटेंशन को रिटेन करने के लिए, हाँ इससे जो है ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, वो चीजों की वजह से इसकी वैल्यू जो है उस तरीके की हो गई। अदरवाइज ये हार्ड कोर साइंटिफिक टेक्स्ट है। मतलब जिस तरह से मैंने आपको ये कैलेंडर एक्सप्लेन करा है, इस तरीके से आपको कभी किसी ने कैलेंडर नहीं बताया होगा। हम्म। ये पॉइंट था मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो है ये युग विग्रह का जो यंत्र है, मतलब अभी मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये चीज इस तरीके से है, इसमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर है। फिर जब बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो करेक्ट मॉड्यूल होगा कि वो क्या चीज हाईलाइट कर रहा है। वो हम हम्म। 2-3 बार फ्रॉम स्टार्टिंग फिर लास्ट में आ जाएंगे, फिर स्टार्टिंग फिर लास्ट में आ जाएंगे, सो दैट कि मॉडल का मैपिंग बिल्कुल करेक्टली हो जाए। हम्म। ठीक है, तो कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो बता सकते हैं। और सीक्वेंस को फॉलो करना है। मान लीजिए किसी दिन किसी भी रीजन से हमारी क्लास नहीं हो रही है और कोई एक जना क्लास के तौर पर है, तो वो रिकॉर्डिंग फॉलो करना जरूरी होगा। हम्म। ठीक है। अब घटिका चक्र जो है वो किस किस को पता है? घटिका चक्र। गूगल कर लीजिए ना, मैं एक सेकंड खोल देता हूँ यहाँ पे। मैं देखता हूँ, एक बार मैं घटिका चक्र देखता हूँ। घटिका चक्र में पूरे दिन को वो 60 घटी पल के हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। हम्म। और पूरे एक एक को वो नाम देते हैं, ये सूर्य का, ये चंद्रमा का। मैं एक सेकंड आपको ना एक पंचांग से फोटो खींच के शेयर कर रहा हूँ, गिव मी ए सेकंड। आप तब तक गूगल करिए, मैं इतने वो शेयर कर रहा हूँ डिटेल।
घटका चक्र, ब्रीथिंग स्क्रीन। अच्छा, इट इज ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ओके। कह रहा हूँ ट्रायंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा। मैं एक सेकंड उसका फोटो ही खींच के भेज रहा हूँ, मेरा पंचांग। इंटरनेट में आ रहा है वो 3 ट्रायंगल इन्वर्टेड डाला हुआ है। वो भी अभी बताता हूँ क्या है। अच्छा, समय घटिका ज्ञानम, संस्कृत समय। टी गतिज इंक्रिस्टमेंट इन सदर्न प्लेट ऑफ नरीवालिया यंत्र, इन जंतर मंतर जयपुर में है बोला। स्क्वायर यंत्र है करेक्ट। सर मेरा पंचांग अभी दिख नहीं रहा है, मैं उसको देखकर और कल इस वाले पार्ट को रिवर्ट कर दूंगा। हम्म। तो बेसिकली इसमें जो है वो 60 घटिका का डिस्क्रिप्शन है कि जो सूर्य उदय से लेकर और सूर्यास्त तक का जो टाइम होता है, ये मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड है वो प्रोसेस। हाँ। तो मैं उसको जो है वो कैलेंडर का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके साथ में बताऊंगा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली मैप हो जाएगा एक ही बार में। हम्म। और प्रत्येक जगह अल्फाबेट पढ़ने से अल्फाबेट का एलिमेंट क्या होता है और उसकी बाकी सारी चीजें, उसकी मैपिंग इसके अंदर आती है। तो ये मैं हम्म। ये वाला पार्ट मैं कल करा दूंगा बिकॉज थोड़ा सा डिटेल्ड है। और
अभी मीनवाइल थोड़ी देर में मैं ढूंढ के उसकी फोटो भी अपलोड कर दूंगा, तो दिन भर में नो, हम इसको। नो प्रॉब्लम। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सर, उसको देखते हैं, घटिका चक्र निर्माण। हाँ। ये जो घटिका चक्र निर्माण जो है, हाँ। इसको जब हम देखते हैं तो ये बना हुआ है कैसा, ये एक, ये दो, और ये तीन, और इसमें हर एक की नंबरिंग डाल दी, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जब ये घूमना शुरू करेगा तो घूमने पर पहला ऑर्डर आएगा 1 2 3, हाँ। और 1, ये वाला। हाँ। तो ये जो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर का बेसिस था, जहां से हाँ। मैंने इस चीज को जाना कि कोई एक चीज भी चेंज होगी। अब अगेन ये ट्राइंगल कहां से आया, ये ट्राइंगल 16 नित्याओं से आया। हाँ। 16 नित्याओं में हमारी 15 तिथि का मूवमेंट था। हाँ। तो हमारी एक तिथि पूर्णिमा, हाँ। और एक तिथि अमावस्या। एक को लिख दिया अंग, और एक को लिख दिया अह। हाँ। रेस्ट स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। तो ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट के बेसिस पे हमारा कैलेंडर का क्रिएशन हुआ। हाँ। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, घटिका वाला जो पार्ट है, क्योंकि जब हम अपने कैलेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम एक पार्ट तो बोल रहे हैं युग। हाँ। उस युग के अंदर हमने डाल दिए मनवंतर। उन हाँ। मनवंतर के अंदर हमने डाल दिए संवत। हाँ। प्रत्येक संवत दो पार्ट में बाइफरगेट हुआ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हम्म। फिर संवत जो है वो मास में कन्वर्ट हो गया। मास दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट हो गया हमारा, क्या कहते हैं इसको, नहीं ये मैंने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष यहाँ आएगा मास के अंदर, और संवत में आएगा उत्तरायण और दक्षिणायन। हम्म। उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर मास जो है वो वार में कन्वर्ट हो जाएगा। वार जो है वो दिन और रात्रि में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से अब जो ये वार जो होता है, इसमें दिन कितना होता है, उसके घटीपल होते हैं, जिसके लिए पिछले जो कैलेंडर जो हम शेयर कर रहे हैं वो है। और रात्रि जो है उसमें भी उतने ही घटीपल होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पूरे सिस्टम में बन रही है, उसमें बनने वाली प्रत्येक शक्ति का एक नाम है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। अब यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर में एक कैलेंडर, कैलेंडर मतलब एक साइक्लिकल मूवमेंट है। तो जब हाँ। उसकी एक साइकिल पूरी हो जाती है, तब वो साइकिल संवत कहलाती है। वो साइकिल, एक जो पूरी साइकिल का एक सब साइकिल सेट है उसको मास कहते हैं। उसका जो सब सेट है उसको वार कहते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी, उसको, उसका डिटेल वर्क होने वाला है यहाँ पर, जिसका ये पूरा इंडिकेटिव है। और अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आ गया पेज 581 पर त्रिपुरा विद्या विनियोग। अब यहां पर यही प्रक्रिया पूजा के माध्यम से हो गई। तो जो लोग पूजा कर रहे थे, उनको ये प्रक्रिया एक एक दिन के हिसाब से पता थी कि आज कौन सी शक्ति का आवाहन करना है, कौन सी शक्ति के हिसाब से किस चीज की आवृत्ति करनी है, कौन सा न्यास करना है। तो ये यहाँ पर जो है काल नित्यापरायण जो है वो लिखा गया है।
हम्म। और जो मंत्र लिखा गया वो लिखा गया सक कैल ह्रीम, हस कहल ह्रीम हम्म। और सकल ह्रीम। पर अब हमारे को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये इसको कहाँ से किसको कैसे रिप्लेस करना है, उसका क्या बेसिस है, वो अब हमारी क्लैरिटी हो गई। क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ पर हम इस ऑर्डर को कैसे चेंज कर रहे हैं। एम रीम क्लीम की जगह हम्म। ये हम यहाँ पे कैलहरीम लिख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये रिप्लेसमेंट्स को समझते जाएंगे, ये पूरा पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली एड्रेस हो जाता है। हम्म। अब आते हैं इसी पूरे प्रोसेस में इसने इसी का डिटेल्ड वर्क करते हुए इन्होंने इसी जगह सारे अल्फाबेट्स का क्रिएशन का सिस्टम दे दिया, लेकिन हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हम्म। पेज 582। 582, हाँ। ठीक है सर। तो इसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। अब ये ऑर्डर जो था, ये एक पर्टिकुलर दिन या एक पर्टिकुलर साल में कैसे मूव करेगा, ये वहां से ओरिजिनेट हुआ। हम्म। तो जब मैं इसी जगह कोई भी मंत्र को रैंडमली अगर चूज कर लूं, मान लीजिए मैंने इसमें चूज करा इसने यहां पर मंत्र लिखा ह्रीम श्रीम कैलह्रीम कैलह्रीं हसकलह्रीं सकलह्रीं। दिन नित्या हम अ अ ह- सहंस। जैसे फर्स्ट डे हो गया कामा कृष्णी विद्या ये वाला हो गया ना, ऐसे ऐसे नित्य हो गया। तो ये दिन की नित्या हो गई। वशिनी और तो वाग देवता हो गया। कामेश्वरी मोदिनी विमले तो वाग देवता हो गया। दिन की नित्या के बाद में हम हमसा, हसाओ हमसा कर दिया। हाँ, तो मतलब ये वाला पार्ट मैं पूरा ही चेंज करूंगा। मैं एक एक चेंज भी हाईलाइट कर रहा हूं अभी। हम स अ हसो हमसा। हाँ। तो मैं कैलहरीम हसकलहरीम सकलहरीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके हम्म। 15 हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके पीछे। और तोमसी, वो तो तोमसी हाँ, तोमसी वो। तो हम हाँ। श्री वाली प्रक्रिया के हिसाब से वो हम यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये 15 का ऑर्डर तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। हाँ। रीम श्रीम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा त्वश्री लक्ष्मी से। हाँ। और और जो हमसा नित्य। वाला जो पार्ट है, अब जहां यहां सबसे पहले अ लिखा है, अ की बजाय यहाँ पे लिरी आ जाएगा। हाँ। ठीक है जी। हम सह हम्म। हसो हम सह। सो लाइकवाइज, तो ये हम जब चेंज करेंगे तो इस चेंज की प्रक्रिया हमारे को एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देगी। और ये हाँ। डेली की प्रक्रिया है। तो रोज व्यक्ति जो इस तरीके की प्रक्रिया के ऊपर करता है, उसका ऑर्डर जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ आ ई उ ऊ, ये ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा और लिरी अ ई उ उसमें चला जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट वाला ललिता, ललिता नित्य हो जाएगा। जी। फर्स्ट वाला नित्य ललिता। हाँ, वो तो पीछे लिखे हुए हैं ना, नित्याओं के नाम लिखे हुए हैं, तो वो तो उससे रिप्लेस हो जाएगा ना। हाँ। तो ये हमारा जो ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर अपने आप ही हमारे को इसमें रिजल्ट देना शुरू कर देगा।
हंसा हमसा का क्या करेंगे डॉक्टर साहब? एक सेकंड में, ये हंसों और उसका जो वो है ना, एक सेकंड। हमसा। मैं जब श्रीम और रीम लिखता था, हम्म। तो मैंने फिर इसका ऑर्डर बना दिया था श्रीम और श्री, हम्म। ऐसे करके। तो जब इसको ऐसे पहले जब मैं श्रीम और रीम को देख रहा था, तो मैंने जब सिर्फ श्रीम और रीम को देखा था, तो मैंने कहा कि ये श्रीम में षटकोण का श है और हम्म। रा है, और हम्म। रीम में ह है और रा है। हाँ। तो मेरा श्रीम, ये मेरा रीम, और ये मेरा श। हम्म। तो ये जब मैंने बीज मंत्र के आधार पे देखा, तो ये श्रीम, रीम और श जो है वो इस तरीके से आया था हमारा। हाँ। ये शह का ही उल्टा कर दिया तो वो हशा बन गया। हम्म। तो ये स्ट्रक्चर तो इस तरह से था। तो अब मैं अगर इसी पूरे प्रोसेस में इसको लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा श, श, र। तो ये मेरा श्री यहाँ पर हो गया, इस वाले में श्री यहाँ पर हो गया, और इसमें श और क्ष हो गया। हाँ। तो मेरे जो इस आधार पे मैं अगर इसको फर्दर एक्सपैंड कर दूंगा, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। ये शाही रहेगा, ये क्ष रहेगा, ये र हो जाएगा, और ये नीचे ह आ जाएगा हाँ। अनुस्वार के लिए। तो अब मेरा जो ये कॉम्बिनेशन बना, उसमें मेरा एक बना श्रीम, हाँ। एक बना श्रीम, एक बना शह, एक हाँ। बना क्षह, और एक इसमें जो कोर सेंटर के तौर पर आया वो आया क्ष। हाँ। तो जब भी आप रिप्लेस करेंगे, आप इन दोनों को अगर रिप्लेस करेंगे, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे श्रीम। हाँ। तो ये दोनों रिप्लेस हो गए उससे, और दूसरा हो गया क्ष, अक्ष। तो ये हमारे तीन बन जाएंगे वहां पर, जो हमें, सॉरी, श्रीम और श्री, क्ष और या हशक्षा। तो ये ऐसे हमारे तीन बनेंगे। मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, मैं तो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। तो हमसा। ध्यान रखने के लिए बस ये है कि श्रीम ह्रीम जैसा स्ट्रक्चर हम जब बनाते हैं, तो हाँ। श्रीम ह्रीम से शह अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसी हाँ। आधार पे श्री और, क्षः और हक्षम ये आ जाएगा। जी, तो इससे जो तीसरा डोमेन आएगा वो शह आ जाएगा, ऐसे करके। हाँ। क्षः हक्षम। तो जब मुझे अगर इसी तरीके से जब वो मंत्र बनाने की बात है, तो मैं उस मंत्र को लिखूंगा ही ऐसे। एक सेकेंड। तो श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी तुमश्री तुमश्री हो। तो जहां पे यहाँ लिखा हुआ है हम, यहाँ हम्म। लिखा हुआ है स, हम्म। फिर यहाँ लिखा है अ, फिर हम्म। हस, हम्म। और हंसः। हम्म। हसौ हमसा। एक दो तीन चार पाँच छ। अ रिप्लेस हो गया लिरी से। हम्म। हसौ हो गया। श्री, श्री, शह, शं,
हाँ। श्री, श्री, ये इसमें आगे और पीछे जो है ऑपोजिट उसमें आएगा, मतलब यहाँ पर ये श्री आएगा और यहाँ पर ये श्री आएगा। तो हमारा प्रत्येक मंत्र जो स्टार्ट होगा वो श्री श्री लिरी शह और श्री और श्री, इस प्रकार से हाँ। बनेगा। हाँ। साफ करके लिख देता हूँ, एक सेकेंड जरा सा। अब इसको स्कैन करके देख लीजिए। ज्यादा है इसको एनर्जी। गुड। तो बाकी तो हमें जो है वो त्वश्री लक्ष्मी वाले तरीके से लिखना है, और एक अल्फाबेट को लिखना है, तो अल्फाबेट का ऑर्डर जो है वो लिरी से लेकर और अह तक जो है वो अल्फाबेट का ऑर्डर चलेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये सब सेम रहेंगे। ठीक है सर। जी सर। तो ये एक दफा एक पार्ट जो है, मैं आज पहले पंचांग वाला पार्ट जो है उसको क्लोज कर देता हूँ ढूंढ के। उसकी हम्म। इमेज भी शेयर कर दूंगा और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी उसमें लिख दूंगा। और कल जब हम क्लास करेंगे तो पहले वो पंचांग वाला पार्ट कर लेंगे, और फिर ये ओवरऑल फिर से जो है इसका जो कनेक्शन कहाँ कहाँ पर कैसे बन रहा है कैलेंडर जी। का, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्योंकि ये कैलेंडर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी बुक के अंदर। जी सर। ठीक है सर। जी।